ओके, सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने, अगर आपके पास बुक है तो 527 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बुक टू, मतलब थ्योरी वाली जो बुक टू है उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। समर 2021 का ये क्वेश्चन है, पेपर टू, क्वेश्चन थ्री है ये, और पेपर टू टू है। ठीक है भाई, वेरिएंट टू यानी अ लार्ज एक्सेस टू ब्रोमो टू मिथाइल इज एडेड टू 0.001 मोल पर डेसीमीटर क्यूब what NaOH, which contains a few drops of phenolphthalein indicator. Stopwatch is started as soon as the substance are mixed. The time taking for the pink color to disappear is recorded. The experiment is repeated different at different temperatures, keeping all concentration and volume regions constant. ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं कि 20, 25, 35 तीन टेम्परेचर्स पर आपके पास ये प्रोसेस किया गया है। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, सो जो टाइम टेकिंग फॉर पिंक कलर टू डिसअपियर है वो 300 से 65 पे और फिर 20 पे आ गया है। यानी कि पहले कहीं 5 मिनट में ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद फिर 1 मिनट में ऑलमोस्ट, और फिर वो 1 मिनट से भी कम हो गया। खैर, क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, डिफाइन द टर्म रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को पता है, इसकी डेफिनेशन हमने आपको लिखवाई भी थी। दिस इज अ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, लिखना चाहें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिख लें, या चेंज इन अमाउंट लिखना चाहें चेंज इन अमाउंट लिख लें। चेंज इन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस लिखना चाहें ऑफ अ सब्सटेंस लिखें, रिएक्टेंट्स लिखना चाहें रिएक्टेंट्स लिखें, प्रोडक्ट लिखना चाहें प्रोडक्ट लिखें। चेंज इन सब्सटेंस ऑफ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भाई, सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर 1 मार्क। किसी भी चीज की कॉन्सेंट्रेशन में या अमाउंट में जो फर्क आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ, द ग्राफ शोज द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सैंपल ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ए इज रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो ये ग्राफ है, वो कह रहा है, लेबल द ग्राफ टू शो द प्रोपोर्शन ऑफ द 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन मॉलिक्यूल्स विद हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिएक्ट। ऑल राइट, ये तो बहुत आसान सी बात है। तो इसके अंदर आपने क्या कर देना है भाई, यहाँ पर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, दीज पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन, बिकॉज इनकी एनर्जी जो है एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो ये वो सारे पार्टिकल्स हैं जो कि इस वक्त रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज द सेम एक्सिस टू स्केच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सो व्हेन यू टॉक अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब वो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मतलब मोर पार्टिकल्स हैव नाउ इनफ एनर्जी फॉर द रिएक्शन। सो आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ आगे बढ़ा देंगे, तो ये प्रोसेस आपके लिए इस तरह से कुछ हो जाएगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा नीचे करके ऐसे, और ऐसे चला देंगे इसको, इस तरह से। ठीक है भाई, या थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, जितना नीचे वो है उस तक ले आते हैं तकरीबन। सही, इस तरह से। सो दिस वुड बी व्हाट, आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपको नजर आएगा फर्क। देन स्टेट द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फॉर ई ए ऑफ द रिएक्शन। देखो, ई नॉट जो होता है, यानी सॉरी ई ए जो होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से और कम करने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आता, तो डेफिनेटली एक्टिवेशन एनर्जी पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, नो चेंज। सही है। खैर, इसका मेन मकसद जो था हमारा करने का, वो क्या था भाई, वो मेन मकसद हमारा ये था कि हम ये वाला सवाल करना चाहते थे दरअसल, है ना भाई। इस सवाल में आप लोग देख सकते हैं वो क्या करने के लिए आपसे कह रहा है, मैकेनिज्म। ड्रॉ द मैकेनिज्म टू शो द रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन विद OH नेगेटिव आयंस, शो द इंटरमीडिएट फॉर्म इन दिस रिएक्शन, इंक्लूड ऑल चार्जेस, पार्शियल चार्जेस, लोन पेयर्स एंड कर्ली एरोस। ठीक है, आप लोगों को पता है कि यार ये जो कार्बन होता है ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये जो ब्रोमीन होता है ये पार्शियल नेगेटिव होता है। ये वाला बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है क्योंकि ये टर्शरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा। और टर्शरी कार्बोकैटाइन जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, स्टेबल होता है, इसलिए ये खुद ही खुद ब्रेक डाउन हो सकता है। उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा कैसा, कुछ इस तरह से, CH3,
CH3, CH3 ये हो गया आपके पास इस तरह से, और ये कार्बन हो जाएगा कंप्लीटली पॉजिटिव। तो जो हाइड्रो ऑक्साइड होगा वो इस पे क्या कर सकता है बच्चों, अब अटैक कर सकता है। तो वो इस पे अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद वो अगले स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अटैच हो जाएगा। और कोशिश करें जैसा बना हुआ था वैसा बना दें, क्योंकि फिर दोबारा से ये टेट्राहीड्रल हो गया है, तो आप इसको इसी तरह से बना दें। ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, क्योंकि हमें बना हुआ मिला है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम ऐसा बना सकते हैं। और ये OH, सही है भाई। ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर, और साथ में इसने ब्रोमीन के न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। एक तो आपको सही से जो आपने इंड्यूस्ड डायपोल दिखाई होंगी, और उसके नंबर मिलेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर आपको इंटरमीडिएट बनाने का मिलेगा। तीसरा नंबर आपको इस बात का मिलेगा कि जो है OH आपने सही लगाया हो, ठीक है ना। HO करके ना लगा दिया हो, बल्कि OH लगाया हो, ठीक है ना, ऐसे ना लगा दें आप। अगर आप ऐसे लगा देंगे तो नंबर कट जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। राइट, 1 नंबर आपको इसका मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है नेम द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, तो होपफुली बच्चों आप लोगों को पता होगा इसका नाम क्या है। इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक। कोशिश कीजिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही लिखे, वो मत लिख दीजिएगा आप SN1 और SN2। जब तक वो पूछे नहीं इसके बारे में स्पेसिफिकली, तो आप जब तक नहीं लिखेंगे। दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड एट 25 विद 2 क्लोरो 2 ब्रोमो और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इंस्टेड ऑफ व्हाट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑल द वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट। उन्होंने ब्रोमीन की जगह अब क्या यूज कर लिया भाई, क्लोरीन यूज कर लिया। प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन कंपेयर्ड टू द 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन ऑन द टाइम टेकन फॉर द पिंक कलर टू डिसअपियर। यस। बच्चों जब आप ब्रोमीन की जगह क्लोरीन लगा देंगे, तो क्लोरीन और जो कार्बन का बॉन्ड होता है इट्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, राइट। और अगर आप कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड की बात करते हैं, इट्स अ वीकर बॉन्ड, राइट। तो कार्बन और ब्रोमीन वाला बॉन्ड टूटना इज इजियर दैन कार्बन टू क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटना, ठीक है ना भाई। तो जाहिर सी बात है, जब आप क्लोरीन लगा देंगे तो इट्स मोर स्ट्रॉन्गर पार्टिकल विच इज अटैच टू द कार्बन, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोर टाइम रिक्वायर्ड। ये क्या पूछ रहे हैं, प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ यूजिंग ऑन द टाइम टेकन। टाइम टेकिंग की बात करें तो आप लिख सकते हैं मोर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, ठीक है ना। या आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द रिएक्शन गेट स्लोअर, या आप ये लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन गेट स्लोअर। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज द कार्बन टू क्लोरीन बॉन्ड इज stronger than कार्बन टू ब्रोमीन बॉन्ड। देखिए कितना मजे का सवाल है, और बिल्कुल एज इट इज ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया हो उन सारी इंफॉर्मेशंस को जो कि हमने बात की थी। तो दिस इज व्हाट वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं 6 and 5 11 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो कि काफी आसान है और पूरा का पूरा आपको करना आता है, ठीक है ना। एक यही क्वेश्चन है जो कि हम आपको टेस्ट में दिया था, तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसको हम छोड़कर आगे बढ़ते हैं, सही है। All right, so this is question number 5 from summer 2021 again, but this the paper is 2-3। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 533 पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं इसको। कंपाउंड X contain the same functional groups as the citric acid. The table describes some of the similarities and difference between citric acids and compound X। ठीक है, अब ये आपको दिखा रहा है क्या बच्चों, जरा देखिएगा। अच्छा, ये X की जो बात कर रहा है वो उसने बना के नहीं दिखाया है, ठीक है ना। ये जो एक्स की बात कर रहा है वो उसको बना के नहीं दिखा रहा है आपको। ये दोनों तो सेम स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है दोनों, सही है। ये कह रहा है कि सिट्रिक एसिड में कायरल सेंटर है, नो, ठीक है ना भाई, इसके अंदर कायरल सेंटर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं कि ये कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, ये जो कार्बन है
ये जो कार्बन है ये इस वजह से कायरल सेंटर नहीं, देखो ऊपर तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, नीचे OH लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो पार्ट है दिस इज कंप्लीटली सेम एज दिस वन पार्ट, है ना भाई। तो इस वजह से ये कायरल सेंटर नहीं है। इस पे भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं बच्चों, और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो हो ही नहीं सकता कायरल सेंटर। ठीक है, बिल्कुल सही बात बोली है इसने कि ये कायरल सेंटर नहीं है। दूसरा, ये जब आप इसके अंदर सोडियम डालेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करेंगे, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस फिज होगी। फिर आप अगर इसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम मैग्नेट डालेंगे तो वो भी कलर चेंज नहीं करेगा। दूसरा उसका रीजन ये है कि सारे के सारे एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसके अलावा जो अल्कोहल है वो आपके पास है टर्शरी वाली, तो वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, है ना भाई। अब ये जो एक्स है, एक्स में क्या चीज है, वो कह रहा है एक्स में कायरल सेंटर है, ठीक है ना। सोडियम के साथ रिएक्शन भी कर रहा है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो भी कलर चेंज कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट वहां पर रिएक्शन कर रहा है, तो उसका तो रीजन यही हो सकता है कि या तो प्राइमरी अल्कोहल वहां मौजूद हो, या तो सेकेंडरी अल्कोहल वहां मौजूद है। अगर इन दोनों में से कोई एक अल्कोहल वहां मौजूद होगा तभी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेगा, वरना वो रिएक्शन नहीं कर सकता, है ना भाई। तो यहाँ पर तो है टर्शरी अल्कोहल, देखो बाकी सब कुछ आपके पास। अगर आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि मैं इस स्ट्रक्चर को, अगर इसके कॉर्नर्स देखूं, ये देखें, ये इसका कॉर्नर बना हुआ है, ये इसका कॉर्नर है। अभी जो कॉर्नर है इसके ऊपर तो मैं नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो इस कॉर्नर पे तो मैं नहीं लगा सकता। फिर ये वाला कॉर्नर देखें, यहाँ पर भी आपके पास क्या लगा हुआ है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। फिर आप ये वाला कॉर्नर देखें, यहाँ पर भी आपके पास क्या लगा हुआ है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो सारे कॉर्नर्स पे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, यानी कि मैं कोने पे तो OH लगाने से रहा। जब मैं कोने पे OH नहीं लगा सकता, इसका मतलब ये है कि मैं प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं बना सकता, मैं सेकेंडरी बना सकता हूँ। और वो कैसे बना सकता हूँ, बिकॉज आई हैव दीज टू ऑप्शंस। आप देखें यहाँ दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो अगर इन दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लगा दिया जाए, और वो हाइड्रोजन हम कहाँ लगा दें, जो हाइड्रोजन हो वो बीच में लगा दें, तो इस तरह से एक सिचुएशन तो आपके पास ये बन जाएगी कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा इस सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन आपके पास ये बन जाएगी कि एक कार्बन सेंटर भी हो जाएगा। देखिए कार्बन जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ दो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ चेन लगी हुई है, आप देखें, और उसके अलावा नीचे अल्कोहल और ऊपर हाइड्रोजन, तो चार डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पर हो गए अब। तो ये कायरल सेंटर भी हो गया, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी कलर चेंज करेगा, ये अब रिएक्शन करके सोडियम के साथ फिजिंग भी करेगा। सो दिस इज व्हाट एक्स मीन्स। एक्स क्या चीज है, सेम स्ट्रक्चर है, बस बाकी दो चीजें डिफरेंट हो रही हैं इसमें। नाउ दे आर आस्किंग कंप्लीट द इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ एक्सेस सोडियम विद सिट्रिक एसिड। ठीक है, स्केलेटल फॉर्मूला उसने आपको बना के दे दिया है। अब जब इसका रिएक्शन आप कराएंगे सोडियम के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा। राइट, इन्होंने ये स्केलेटल फार्मूला जो हमें बना के दिया है, ये, सॉरी हमने लगाया है, ठीक है ना, ये इन्होंने बना के दिया है, हमने लगाया है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे भाई, इस फॉर्मूले को हम सही करेंगे। तो आपको पता है जहां जहां एसिड होता है, वहां वहां आखिरी वाला H रिप्लेस हो जाएगा किससे, Na से, एक, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास दूसरा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास तीसरा, तीन हो गए। उसके अलावा जो अल्कोहल होता है वो भी रिएक्शन करना जानता है, जब वो रिएक्शन करना जानता है तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे भाई, Na लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि चार सोडियम आपने डाले हैं तो चार हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुए हैं। जब चार हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे तो भाई कितनी हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे, दो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 3 नंबर के लिए जो इक्वेशन है ये काफी फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कुछ ऐसी चीज नहीं पूछी जो कि आप ना बना सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है यूज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल टू डिड्यूस द स्केलेटल फार्मूला ऑफ एक्स। एक्स का स्केलेटल फार्मूला निकालें। ड्रॉ द स्केलेटल फार्मूला ऑफ एक्स इन द बॉक्स। लेबल द chiral सेंटर ऑफ द कंपाउंड एक्स विद एन स्टेरिक। राइट, ओके। C3H6O3, C3H6O3। अच्छा, वो बोल रहा है कि बस आप 3 कार्बन वाला ड्रॉ कर ले, और 3 कार्बन वाला ड्रॉ ऐसे करें कि आप उसके अंदर मेंशन कर सकें कायरल सेंटर को। ठीक है, मतलब उसने पूरा बनाने के लिए आपको नहीं कहा है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पूरा बनाएंगे तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो जहां पर आपके पास, जहां पर आपको नजर आ रहा है कायरल सेंटर, वो वाला पार्ट आप लोग इसका बना लें, 3 कार्बन वाला, ठीक है ना। तो वो एक तो ऐसा है, ठीक है।
ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया एक तरफ। नीचे क्या आ गया भाई आपके पास? नीचे आ गया आपके पास हाइड्रोक्सिल। ऊपर हाइड्रोजन लगा हुआ होगा और यहाँ कार्बन की चेन लगी हुई होगी। ठीक है भाई। तो ये वाला कार्बन जो है, इस पे एस्टेरिक बनाना है आपने। ये जो है आपके पास कायरल सेंटर है। ठीक है ना? मेरे ख्याल से 3 कार्बन हो गए हैं इसमें। एक, दो, 3 कार्बन हो गए हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन भी हो गए। ऑक्सीजन भी 3 हो गए। तो ये हो गया बैलेंस। अगर फोर सपोज मैं कुछ भी ना लगाऊं, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गए, या एक हाइड्रोजन, तो टोटल 6 हाइड्रोजन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ऑक्सीजन भी 3 नजर आ रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीट हो रहा है। ठीक है भाई। तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कंपाउंड, explain why compound X reacts with acidified potassium dichromate but citric acid does not। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि भाई सिट्रिक एसिड के अंदर जो है आपके पास टर्शरी अल्कोहल था जो कि ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जबकि आपके पास जो कंपाउंड एक्स है इसके अंदर सेकेंडरी का अल्कोहल है जो कि ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बना सकता है। ठीक है ना? तो आप यहाँ लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड, citric acid has tertiary alcohol which cannot oxidize, while compound X has secondary alcohol which can oxidized to ketone। देखिए, ये पूरी बात हमने लिख दी है इसके अंदर, और यहाँ पर हमें ये 2 नंबर भी मिल सकते हैं। टोटल होगा 2, 4 एंड 7 मार्क्स हो गए यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंपाउंड एक्स इज वन ऑफ पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स occur when the molecule has at least one or two key features। State the two key features that give rise to stereoisomers। ऐसे ये पूछ रहा है स्टेरियोआइसोमर्स के बारे में। ठीक है ना भाई? तो अगर आप स्टेरियो आइसोमर्स की बात करें तो पहली चीज तो ये है कि उसके अंदर कायरल सेंटर होना चाहिए, ताकि वो आपको क्या शो कर सके बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सके। ठीक है ना भाई? तो आप लिख सकते हैं पहला की फीचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर। कायरल सेंटर होगा तो आपके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन सकती हैं। राइट? इसका रीजन क्या है? इसके पास 4 डिफरेंट बॉन्ड होने चाहिए डिफरेंट स्पीशीज के साथ। ठीक है? उसके अलावा क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, वेयर ईच कार्बन ईच कार्बन इज अटैच्ड टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। है ना भाई? फिर यहाँ पर आपके पास या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए जिसमें हर एक कार्बन 2 अलग अलग स्पीशीज से बॉन्ड बना रहा हो। ये 2 अलग अलग ग्रुप से बॉन्ड बना रहा है। उसमें से सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब दोनों कार्बन के मिलाकर कोई एक सिमिलर भी हो सकता है और कोई डिफरेंट भी हो सकता है, उसका मसला नहीं। लेकिन दोनों कार्बन के ऊपर 2 अलग अलग स्पीशीज होना जरूरी है। जबकि कायरल सेंटर में 4 बॉन्ड 4 डिफरेंट स्पीशीज के साथ होते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्या कर सकती हैं? अलाउ कर सकती हैं, और दोनों ही स्टेरियो आइसोमर्स हैं। ठीक है? उसके बाद वो पूछ रहा है स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑफ कंपाउंड एक्स डज नॉट फिज when added to sodium, और एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द स्ट्रक्चर आइसोमर्स। अच्छा जी। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या होती है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है ना भाई? तो आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स with the same molecular formula but different structural formula। ठीक है भाई? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते हैं। और यहां पर ये क्वेश्चन हो गया खत्म। एंड अगेन 3 and 6, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अगर आप में से कोई बच्चा इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। यस, एनी वन ऑफ यू, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? चलें।
क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है बच्चों, देखें यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सम ऑफ द रिएक्शन बेस्ड ऑन वन ब्रोमोब्यूटेन आर शोन। ठीक है, ये रिएक्शंस आपके पास गिवन है। इसमें बोल रहा है फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन स्टेट द रिएजेंट्स पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर्ड एनी द टाइप ऑफ रिएक्शंस, or for the type of reaction choose from list. Each type may be used once, more than once, or not at all. Each reaction may be described by more than one type। ठीक है भाई, ऑल राइट। अब आप देख सकते हैं कि आपने सिर्फ ये नाम यूज करने हैं, ठीक है ना, ये जो यहाँ मेंशन है टाइप में। रिएजेंट्स कंडीशंस आप लिख सकते हैं। नंबर वन, पहले वाले को देखें। ये जो पहला वाला है, इस रिएक्शन की बात ये कर रहा है। इस रिएक्शन में वो पूछ रहा है कि क्या डालना चाहिए। सो व्हाट इज गोइंग टू बी चेंज ओवर हेयर। आप देखें सब कुछ सेम है। द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी चेंज इज ब्रोमीन की जगह हाइड्रोक्सिल लग रहा है, यानी कि हैलोजिनो एल्केन्स अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। और आप देखें दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, और ये दोनों न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिप्लेस। पहली चीज तो भाई ये रिएक्शन जो होगा, ये क्या होगा आपके पास, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हैलोजन हाइड्रोक्सिल से क्या हो रहा है, रिप्लेस्ड। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और इसको कराने के लिए आप लोगों को पता है कि हमें NaOH या KOH डालना होता है। इन व्हाट, इन डाइल्यूट फॉर्म या इन एक्वस फॉर्म। पानी होना चाहिए, पानी होगा तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्वस KOH। ठीक है भाई। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है दूसरे वाले का बताइए भाई, दूसरे वाले में क्या हो रहा है। दूसरे वाले को अगर हम गौर से देखें तो, दूसरे वाले को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ ब्रोमीन था, और इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि जो हैलोजिनो एल्केन है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ये रहा ये रिएक्शन, है ना भाई। क्या बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर दरअसल HBr का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और इसको करने के लिए आपको डालते हैं KOH या NaOH ही डालते हैं, बट इट शुड बी इन इथानॉल, राइट। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इथानॉलिक, इथानॉलिक KOH, या NaOH भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोग देखें क्या हो रहा है कि Br नाइट्राइल से क्या हो रहा है बच्चों, एक्सचेंज हो रहा है। और इसको करने के लिए आपने NaCN या KCN का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, KCN लिखें या NaCN लिखें, बट इट शुड बी इथानॉलिक। क्या होना चाहिए बच्चों, इट शुड बी इथानॉलिक KCN। एंड अगेन दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कि आपके पास एक ब्रोमीन जो है वो दरअसल नाइट्राइल से क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। तो अगेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है भाई। चौथे नंबर पे बोल रहे हैं, चौथे नंबर पे क्या हो रहा है भाई, देखें फोर्थ पार्ट में आपके पास नाइट्राइल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि हाइड्रोलिसिस हो गई है। क्या हो गई है भाई, हाइड्रोलिसिस हो गई है। तो आप लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, दिस इज हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस करने के लिए आपको चाहिए होता है क्या बच्चों, एसिड या एल्कली। लेकिन एल्कली जब यूज करते हैं तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाता है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, तो फॉर द सेफ साइड प्लीज ट्राई टू राइट व्हाट बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिखें एसिड ही लिखें यहाँ पर। ठीक है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी लिखते हैं। ठीक है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें दो H फॉरवर्ड अमाइन होते हैं। ठीक है। नैन नंबर 5 में वो पूछ रहा है कि आपने क्या किया भाई। तो नंबर 5 में आप देखें, आपने अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज किया है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में, एंड देन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने चेंज किया। तो जाहिर सी बात है ये तो दोनों ही ऑक्सीडेशन मानी जाएंगी। ठीक है ना, तो इसमें आपने क्या किया है भाई, ऑक्सीडेशन। और लास्ट में भी आपने क्या किया है बच्चों, ऑक्सीडेशन। और इसके लिए फर्क ये है कि आपको क्या यूज करना होगा, एसिडिफाइड पोटेशियम, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करना होगा। बट द मेन थिंग इज आपने क्या करना होगा, आपने हीट एंड डिस्टिल लिखना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ही यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप यहाँ क्या करते हैं बच्चों, हीट अंडर रिफ्लक्स करते हैं, राइट। ये डिफरेंस आप लोग प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपने रोकना है एल्डिहाइड पे तो हीट एंड डिस्टिल्ड करना पड़ेगा। 6 मार्क्स की ये चीज सारी चीजें हैं, ये आपको जितना अच्छा याद होगा आप उतने फायदे में रहेंगे। और अगर आप इसको याद नहीं करना चाहते तो ये आपकी मर्जी है।
बट टाइम वेस्ट होता रहेगा और फिर पेपर सर पे आ जाएगा। ठीक है ना? तो प्लीज जल्द से जल्द याद कर लें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। यहाँ पर अब वो कह रहा है बच्चों, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द SN2 मैकेनिज्म are represent this molecule include necessary charges dipole lone pair curly arrows। ठीक है, ये प्राइमरी एल्को और प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन है, तो जाहिर सी बात है SN2 मैकेनिज्म ही करेगा। इसके लिए जरूरी चीज क्या है कि आप सबसे पहले कार्बन पे चार्जेस लगा लें, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और फिर आपके साथ जो हाइड्रोक्साइड होगा, ठीक है ना, आप उसके ऊपर दो लोन पेयर लगाएं, एक लगाएं, मर्जी है आपकी, एक लगा लेते हैं चलें, नेगेटिव साइन। वो इसको अपोजिट डायरेक्शन से क्या करेगा भाई, अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। जब वो यहाँ अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर अल्कोहल वाला पार्ट बन जाएगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों, ब्रोमाइड। सही है बच्चों? सो ये आप लोग बना सकते हैं यहाँ पर, ये SN1 है, ठीक है, SN2 है, सॉरी। 2-bromo 2-methyl propane is a tertiary halogen alkane that is the structural isomers of 1-bromobutane। Define the term structural isomers and the three different types of structural isomers। देखें structural isomers की definition मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाई है। It is having molecules having same molecular formula, molecules with same molecular formula but different structural formula, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। राइट, अच्छा ये तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको पहले लिखवाए हुए भी हैं भाई वो तीनों टाइप्स। कौन कौन सी होती है, चेन, फंक्शनल ग्रुप और पोजीशन। ठीक है ना भाई, तो आप यहाँ लिख सकते हैं चेन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, और कौन सा लिख सकते हैं बच्चों, लास्ट पोजिशनल आइसोमर्स। तो ये तीन टाइप्स होती हैं स्ट्रक्चर की, और दो टाइप्स होती हैं स्टेरियो की, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, खैर। उसके बाद वो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, 2-bromo 2-methyl propane is treated with the same reagent as in reaction 1-methyl 2-methyl propane 2-ol is formed। Explain, identify the mechanism for this reaction, explain why this reaction proceed via different mechanism that of the reaction 1। reaction 1 में हमारे पास SN2 मैकेनिज्म हुआ है, यहाँ पर आपके पास होगा SN1 मैकेनिज्म। ठीक है ना, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है यहाँ पर भी, लेकिन SN1 होगा। ठीक है ना भाई, SN1 मैकेनिज्म होगा यहाँ पर। और इसका रीजन आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीजन ये होगा कि ये आपके पास टर्शरी हैलोजिनो अल्केन है जो कि स्टेबल कार्बोकैटाइन बना सकता है ड्यू टू द मोर इंडक्टिव इफेक्ट। राइट, ठीक है भाई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो अभी हमने कंपाउंड मिला है 2-bromo 2-methyl प्रोपेन, उसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, कंडेंस स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो दिस इज 2-bromo 2-methyl प्रोपेन। इसके पास क्या है बच्चों, इसके पास ये टर्शरी हैलोजन है, इज अ टर्शरी हैलोजन या हैलोजिनो एल्केन। तो जाहिर सी बात है इस कार्बोकैटाइन बना सकता है ये, फॉर्म, कैन फॉर्म स्टेबल कार्बोकैटाइन विच इज अ टर्शरी कार्बोकैटाइन, डेफिनेटली कार्बोकैटाइन बना सकता है स्टेबल। राइट, सही है बच्चों, इसीलिए ये क्या कर रहा है भाई, आपके पास SN मैकेनिज्म शो कर रहा है। वाइल वो जो आपके पास दूसरी वाली चीज है वो क्या है, आपके पास दूसरी वाली चीज है आपके पास, ये कंपाउंड है ना, ये क्या है आपके पास, CH3 CH2 CH2, यानी कि तीन चार, ये ब्रोमोब्यूटेन है। ठीक है ना, वाइल आपके पास जो ब्रोमोब्यूटेन है दैट इज CH3 CH2 Br, ये जो है आपके पास ब्रोमोब्यूटेन, ये आपके पास प्राइमरी हैलोजन एल्केन इज अ प्राइमरी हैलोजिनो एल्केन एंड फॉर्म अनस्टेबल कार्बोकैटाइन। सही है भाई, तो ये बात आप लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये पूरा आपके पास हो जाएगा। ठीक है भाई, राइट एवरीवन। इसमें अल्काइल रेडिकल के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं एज मोर अल्काइल रेडिकल्स अटैच टू इट एंड
ओनली वन अल्काइल रेडिकल इज अटैच्ड टू इट। इस वजह से ये आपको पता चला है। सही है। डी पार्ट में वो क्या कह रहा है, डी पार्ट में आपसे बोला द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन टू ब्यूट वन इन does not show stereoisomers. However, but1 ene reacts with HCl to form mixture of structure isomers X and Y। अच्छा जी, ठीक है। but1 ene का रिएक्शन कराया HCl के साथ, X और Y बनाया, यानी कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनी होगी भाई। Exist as a pair of stereoisomers is produced in higher yield than Y। Y does not show stereoisomers। ठीक है, तो भाई आपके पास जब आप but1 ene से रिएक्शन कराओगे तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड टूटेगा, और अगर क्लोरीन यहाँ लगेगा तो ये डेफिनेटली आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, ये आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है ना भाई। ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के ऊपर आपके पास लगेगा क्लोरीन। और अगर आप ऐसे बनाते हैं, पहले वाले पे लगा देते हैं, तो पहले वाले पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है ये माइनर प्रोडक्ट है, बट माइनर प्रोडक्ट जो है किसी तरह का कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स या किसी भी तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करने की सलाहियत नहीं रखता है, ठीक है ना। नाउ दे आर आस्किंग अबाउट द टर्म स्टेरियोआइसोमर्स एंड आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ दिस, के स्टेरियोआइसोमर्स क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। क्या होगा भाई, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो अब यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स विद सेम molecular formula but different arrangements of atoms, right? But different arrangement of atoms, right? उसके बाद बोल रहा है गिव टू रीजन वाई ब्यूट वन इन डज नॉट शो स्टेरियोआइसोमर्स। भाई पहली बात तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके पास, उसमें से जो एक कार्बन है उसके ऊपर दो एक जैसे लगे हुए हैं, इस वजह से वो जो है क्या नाम है, स्टेरियोआइसोमर्स शो नहीं कर सकता। तो हम यहाँ लिख लेते हैं भाई इसका आंसर। क्या लिखेंगे भाई, एक तो यहाँ पर क्या है भाई, देखो स्टेरियो आइसोमर्स का पूछ रहा है, वो सिर्फ ज्योमेट्रिकल का नहीं पूछ रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर वन, कार्बन विद डबल बॉन्ड अटैच्ड विद टू सेम या टू सेम एटम्स, जो कि हाइड्रोजन है, ठीक है भाई। और दूसरा ये कि एक बात तो ये हो गई, और दूसरा ये इट डज नॉट हैव नो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो नहीं कर सकता। फिर वो बोल रहा नेम एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का नाम रखो। तो एक्स क्या है आपके पास भाई, दैट इज टू क्लोरो ब्यूटेन। एंड व्हाट इज वाई, वाई इज डेफिनेटली अ वन क्लोरो ब्यूटेन। फॉर दिस यू मस्ट नो that how we can draw major and minor product. If you know this, then you can name this. Otherwise, definitely there would be a problem for you. फिर आप नहीं बना पाएंगे इसको। आप हो सकता है 1 क्लोरो ऊपर लिख दें, 2 क्लोरो नीचे लिख दें, दैट वुड बी द प्रॉब्लम फॉर यू, एंड यहाँ पर 2 नंबर फिर आपके चले जाएंगे बहुत ही प्यार से, है ना भाई। उसके बाद है आपके पास नेम द टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमर शोन्स बाय एक्स, एंड आई टोल्ड यू कि यार इसमें 2 क्लोरो ब्यूटेन बन रहा है, 2 क्लोरो ब्यूटेन के पास कायरल सेंटर है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। उसके बाद वो बोल रहा है यूज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन टू ड्रॉ द टू आइसोमर्स ऑफ एक्स। अब आपने उसका जो तरीकाकार है जिससे वो रिप्रेजेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नाउ ये कार्बन आपने ऐसे बनाया, ठीक है, इसके ऊपर जो आपका दिल चाहता है आप लगा दें। अभी फिलहाल मैं लगा देता हूँ CH2CH3। इससे मुझे फायदा ये क्या होगा कि भाई जो सारे थे वो ऊपर चले गए, है ना भाई। उसके बाद एक यहाँ लगाएंगे आप, ठीक है, या आप स्ट्रेट लगा दें, आपकी मर्जी, ऐसे लगा दें, ठीक है ना, या आप थोड़ा सा क्रॉस करके लगा दें, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर लें। मेरे हिसाब से चलो ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेट वाला तो मैंने भी आपको कराया भाई है। उसके बाद एक यहाँ लगा लें आप लोग, लाइक ये आपने लगा दिया क्या बच्चों, क्लोरीन। इसके साथ साथ एक डॉटेड लाइन भी लगा दें आप, हाइड्रोजन। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। अब इसको आप रिवर्स कर सकते हो इजीली, ठीक है, तो आप रिवर्स कर लो।
ठीक है, ये जो ऊपर वाला है इसको तो कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, बस राइट वाला लेफ्ट पे चला जाता है। यही होती है ना सुपर नॉन इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, जिसमें राइट वाला होता है वो लेफ्ट चला जाता है, तो लेफ्ट वाला होता है वो राइट पे आ जाता है। सो द CH3 गोज हेयर, राइट, एंड Cl एंड हाइड्रोजन इज गोइंग ओवर देयर। ये आ गए इस तरह से, आपके पास यहाँ Cl लिख दो, यहाँ हाइड्रोजन लिख दो। दिस इज द कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोम्स। ठीक है भाई, इसको आप अपने पास कर सकते हैं। आई थिंक हियर द क्वेश्चन इज एंडेड, राइट। यहाँ हो गया सवाल खत्म। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2, 3, 5, 7, 9, 9 and 3 12 16 18 and 6, 24 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई ये। देख रहे हैं आप, 24 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, सो पूछ लीजिए। चलो देखो बच्चों, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक इसमें क्या कह रहा है ये जरा देखें। आपके पास लिखा हुआ है some reactions are shown based on methyl propane 2-ol, ठीक है। ये रिएक्शंस आपको गिवन है। फॉर ईच ऑफ द रिएक्शन स्टेट रिएजेंट पर्टिकुलर कंडीशंस रिक्वायर्ड इफ एनी ऑन द टाइप ऑफ द रिएक्शन। फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन चूज फ्रॉम द लिस्ट, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, कोई एक मरतबा, दो मरतबा, या कोई ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। इस तरह के सवाल आपने ओ लेवल्स IGCSE में भी किए हैं थ्योरी के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 आता था हमारे पास, है ना भाई। लेकिन उसमें कुछ लिखना नहीं होता, उसमें सिर्फ सेलेक्ट ही करना होता है, उसमें लिखना भी पड़ेगा आपको। तो खैर, क्वेश्चन 1 जो है इसमें हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इसमें वो कह रहा है रिएजेंट एंड कंडीशन बताएं स्टेप 1 की। तो जरा गौर से देखिएगा, स्टेप 1 में जो ये OH है, इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू Br, यानी कि आप इसको हटाकर Br लगा रहे हो। देखो, Br को हटाकर अगर आप OH लगाते हो तो वो तो सिंपल है, आप क्या यूज कर सकते हो, NaOH या KOH एक्वस यूज कर सकते हो, सिंपल, और वो ये काम हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जब आप वापस जाते हो तो वापसी के अंदर 3 कंडीशंस होती हैं। ब्रोमीन लगाना है, क्लोरीन लगाना है, या आयोडीन लगाना है। तो इस वक्त हमें क्या लगाना है भाई, ब्रोमीन लगाना है। तो ब्रोमीन लगाने के लिए आप लोग सिंपल HBr भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। या उससे अच्छा ये जो हमें याद रह जाता है, नॉर्मली डिफरेंट है थोड़ा, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, ये लिखें। ये याद रह जाता है इंसान को नॉर्मली, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। And again, this is a nucleophile which is going to be substitute, तो this is a substitution reaction। ठीक है ना, पूरा नहीं लिखना हमें कि दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसने बोला है सिर्फ ये लफ्ज इस्तेमाल करें, आप टाइप इस्तेमाल करें, मैकेनिज्म नहीं बताना हमें। सो हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। नंबर 2 के अंदर इट इज गोइंग बैकवर्ड, सो अगेन वी आर गोइंग टू यूज KOH और NaOH इन द एक्वस फॉर्म। मर्जी है आपकी, जो आपको यूज करना है। KOH यूज कर लें, आपका थोड़ा सा टाइम बच जाएगा ये लिखने से सही है। वैसे आपकी मर्जी, आप दोनों से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को भी हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर जो रिएक्शन नंबर 3 है उसके अंदर आपके पास क्या हो रहा है, देखो भाई, OH कन्वर्ट हो रहा है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, यानी कि दिस इज डिहाइड्रेशन। यहाँ पर पानी एलिमिनेट होगा, तो दिस इज डिहाइड्रेशन प्रोसेस। एंड आई टोल्ड यू कैन यूज इवन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड with 200 degree centigrade temperature, or you can use ammonium oxide with 350 degree centigrade temperature। so यहाँ वो आप लिख सकते हो concentrated sulfuric acid with 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है ना भाई। उसके बाद फोर्थ वाले में क्या हो रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है दो प्रोडक्ट्स में, यानी कि ये हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मेजर और माइनर प्रोडक्ट यहाँ बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो भाई जाहिर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक ही बार Br लगाया, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसने HBr यूज किया होगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि अगर हम पानी के साथ एक्वस वाला HBr यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, OH लग सकता है वहां पर न्यूक्लियोफाइल की जगह पर, बिकॉज हाइड्रोक्सिल न्यूक्लियोफाइल इज या हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल इज वेरी स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो कोशिश करें या तो सिर्फ HBr लिखें, HBr गैस लिखें, या तो वरना आप चाहें तो इथानॉलिक HBr भी लिख सकते हैं। इथानॉलिक HBr लिख लें ताकि पानी की सिचुएशन वहाँ ख़त्म हो जाए। या आप कॉन्सेंट्रेटेड HBr लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, HBr गैस भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स, आप देख सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है आपसे ड्रॉ द डायग्राम टू शो SN1 मैकेनिज्म, यानी कि प्राइमरी हैलोजन एल्केन वाला रिएक्शन आपने दिखाना है, जिसमें 1 स्टेप रिएक्शन होता है। Of reaction to include all necessary charges, dipole, lone pair, and blah 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 everything।
सो रिएक्शन टू को आपने दिखाना है, यानी कि अच्छा मतलब कि आपको ब्रोमीन हटा के हाइड्रोक्सिल लगाना है, मतलब वही वाला है, ठीक है। तो आपके पास ये कार्बन है, इसके साथ क्या लगा हुआ है बच्चों, ब्रोमीन लगा हुआ है। कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, ब्रोमीन इज पार्शियल नेगेटिव। ऊपर क्या लगा हुआ है आपके पास भाई, ओके, तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है भाई, तीनों तरफ CH3 लगा हुआ है। CH3, 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 सही है भाई। आप चाहें तो इसको Br को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड खुद ब खुद ही ब्रेक हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटाइन जो है स्टेबल होता है। तो ये खुद ही खुद ब्रेक डाउन होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। एक कार्बन के ऊपर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और ये कार्बन जम जाएगा कार्बन पॉजिटिव, कंप्लीट पॉजिटिव। फिर हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। हाइड्रोक्साइड इसके ऊपर अटैक करेगा, कहीं से भी दिखा सकते हैं आप वो अटैक, हाइड्रोक्साइड का अटैक, बट ऐसे दिखा दिया मैंने, सही है। और अगले स्टेप में आप हाइड्रोक्साइड को अटैच कर सकते हैं और आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और साथ में ब्रोमाइड निकल जाएगा ऐसे करके, सही है। 3 मार्क का, ये 3 मार्क्स का ये हो गया। 5 और 3 8 मार्क्स का देखें अभी तक हो चुका है क्वेश्चन। उसके बाद फिर वही सवाल, डिफाइन द टर्म स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नेम द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formulae, they are going to be considered as what? Structural isomers. There are 3 types of structural isomers: chain, पोजिशनल एंड फंक्शनल ग्रुप वाले, ठीक है भाई। ये भी हम कर चुके हैं। अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें ऐड हो गया, 12 मार्क्स हो गए। फिर वो बोल रहा है वन ब्रोमो ब्यूटेन इज ट्रीटेड विद द सेम रिएजेंट इन रिएक्शन टू ब्यूटेन वन ओल इज फॉर्म, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। सो वन ब्रोमो ब्यूटेन का रिएक्शन अगर आप करा रहे हैं तो वन ब्रोमो इज द प्राइमरी वन, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डू व्हाट, SN2 मैकेनिज्म। क्या करेगा भाई ये, SN2 मैकेनिज्म करेगा। आप चाहें तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। रीजन वही लिखना है आपने जो अभी हमने आपको पीछे लिख के दिखाया था, वही सारा रीजन आप यहाँ पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, वन ब्रोमो ब्यूटेन इज प्राइमरी हैलोजिनो alkane as only one alkyl group is attached. That is why, that is why unstable carbocation form, ठीक है ना। दैट इज वाई आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर अनस्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता है, या आप लिख लें नो स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म, एक ही बात है। खैर, उसके बाद ये बोल रहा है द प्रोडक्ट of reaction 3 methyl propene does not show stereoisomers, give 2 reasons why methyl propene is not going to show this. So this is uh what is this, so this is a methyl propene, आप देख सकते हैं ये मिथाइल प्रोपीन होता है। तो इसके अंदर एक तो बात यह है कि कार्बन अटैच विद द कार्बन अटैच विद द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज हैविंग 2 सिमिलर स्पीशीज, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स भी नहीं है, क्योंकि स्टेरियो की बात कर रहा है, ज्योमेट्रिकल नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, कार्बन विद डबल बॉन्ड्स, कार्बन विद डबल बॉन्ड अटैच्ड विद 2 सिमिलर स्पीशीज, या एटम्स लिख लें, एटम्स। और वो हाइड्रोजन लिख लें, आप मर्जी है, या आप वो लिख लें, मिथाइल लिख लें, आपकी मर्जी है। दूसरा, नो कायरल सेंटर ओवर देयर, ठीक है। 2 मार्क्स आपको ये और मिल गए, तो 17 मार्क्स हो गए, राइट।
ये क्या बोल रहा है भाई, मिथाइल प्रोपीन कैन बी पॉलीमराइज टू फॉर्म अ पॉलीएल्कीन, स्टेट द टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, ड्रॉ द रिपीट यूनिट। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन करेगा भाई, है ना भाई, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है क्योंकि एल्कीन मौजूद है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी। उसके अलावा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बेसिस के ऊपर अगर बॉन्डिंग हो रही है तो इसमें रिपीट यूनिट उसने कितना बोला है, रिपीट यूनिट उसने एक ही बोला है, तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे बनाया था मैंने भी आपको वैसा बना दें। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, दो तरफ एक ही कार्बन पे CH3 लगा हुआ है और एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड टूटेगा और ये इस तरह से एक्सटेंडेड बॉन्ड बन जाएंगे। सो दिस वुड बी द पॉलीमिथाइल प्रोपीन। आप लोगों को होपफुली पता होगा कि तीन कार्बन को बोलते हैं प्रोपीन, ठीक है ना, मिथाइल लगता है बीच में, तो दिस इज व्हाट बच्चों, मिथाइल प्रोपीन, है ना भाई, यही स्ट्रक्चर होता है ना मिथाइल प्रोपीन का। तो मैंने इसको इस तरह से करके बनाया है कि ये CH3 को मैंने नीचे भेज दिया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है इनको खोल के लगा दिया, तो दिस इज मिथाइल प्रोपीन जो मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पर, और इससे पॉलीमर बना दिया। देन दे आर आस्किंग इससे द डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद द डिस्पोजल ऑफ पॉलीएल्कीन्स, और पॉलीएल्कीन्स जो होते हैं आप लोग को पता है कि भाई ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो ये लिटर कॉज करते हैं, लैंडफिल्स कॉज करते हैं, ये इनके प्रॉब्लम है। सो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, और अगर आप इसको आग लगा दें तो भी ये आग लगने के बाद भी ये किसी काम के नहीं है, कंबशन के बाद हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। सो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कॉजिंग लैंडफिल्स, ठीक है ना भाई। उसके बाद दे आर आस्किंग नेम द टू प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, वो आपके पास ये बन रहा है, सो लिख लेते हैं भाई, एक कार्बन है, ठीक है ना, इसके साथ ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ 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 तीनों जगह पर मिथाइल लगा हुआ है। So what is the name of this structure, बच्चों? First of all, you need to find out the long chain. So this is a long chain. Then you need to identify the branch and the functional group over there, and then you need to write the name according to the alphabetical order, right? So I think so. It is a propane in the long chain, right? And B से bromo और M से methyl. तो bromo पहले आता है. So it is a 2 bromo 2 methyl propane. It's a 2 bromo 2 methyl propane. ठीक है, एंड दिस वन इज व्हाट, इसको बना लेते हैं बच्चों, देखें, CH2Br लिखा हुआ है और इस CH के ऊपर दो मिथाइल लगे हुए हैं, CH3 नाउ यू नीड टू सेलेक्ट अ लॉन्ग चेन, सो दिस इज अ लॉन्ग चेन एंड द लॉन्ग चेन आ गई आपके पास, और ये हो गई ब्रांच। तो जहां से ब्रोमीन करीब है वहां से नंबरिंग कर लेंगे 1 2, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज 1 bromo 2 methyl एंड 1 2 3 प्रोपेन। सो दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स जिसके दो नाम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं, और ये क्वेश्चन भी हो गया बच्चों खत्म। सही है, तो ये मार्क्स भी अच्छे खासे थे क्वेश्चन के, अगर आप देखें 2 3 6 6 and 5 11 11 और 4 15 15 and 8 23 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन था भाई। सो अच्छे खासे बड़े बड़े दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, पूछ सकते हैं। यस एवरीवन, नो क्वेश्चंस? चलो इतने सारे कर लिए हैं तो ये भी कर ही लेते हैं हाथ के हाथ। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम समर 2018 and question number 2, paper 2-1. Crude oil is a complex mixture hydrocarbon of molecules. The hydrocarbon molecules in crude oil are separated from fractional distillation. It's used because different hydrocarbon molecules in a crude oil having different boiling points. Explain why hydrocarbon molecules in a crude oil having different boiling points. So I think so you know this. Different hydrocarbons जो होंगे they have different number of electrons, right? When they have a different number of electrons, so definitely they have different induced dipoles, right? जब induced dipole different होंगी तो definitely they have different boiling points, तो ये बात आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। Then they are asking some of the hydrocarbon molecule obtained from crude oil are processed further by cracking. Suggest why the some hydrocarbon molecules are processed further by cracking. तो भाई आपके पास जो क्रैकिंग होती है उसको करने का एक रीज़न होता है कि वी वांट स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स दैट आर मोर यूजफुल, सो जिनकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा होती है तो हमें वो मजबूरी है कि करना पड़ता है, ठीक है ना। सो आप लिख सकते हैं
क्रैकिंग इज क्रैकिंग इज प्रोसेस्ड, जो लिखा हुआ है वही लिख देते हैं भाई, बिकॉज शॉर्टर हाइड्रोकार्बन आर मोर यूजफुल टू कंप्लीट market demand, we do cracking, right? ये पूरा पॉइंट मैंने आपको एक बार लिखवाया था कि why we are going to do cracking, so this is the reason behind that. उसके बाद वो कह रहा है write the equation for cracking 1 mole of dodecene produce 2 moles of ethene, 1 mole of another hydrocarbon, 1 mole of another hydrocarbon, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है, 1 मोल ऑफ अनदर हाइड्रोकार्बन। सो आपके पास C12H26 देखें, हमारे सिलेबस में डर्टीसिन नहीं है तो उसने उसका फॉर्मूला दिया है आपको, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना भाई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C12H26 आपके पास मौजूद है। व्हेन यू आर गोइंग टू क्रैक दिस आउट, जब आप इसको क्रैक करते हो, यू हैव, दे आर सेइंग 2 moles of ethene, just look at over here, 2 moles of ethene. when you talk about 2 moles of ethene, so eth मतलब क्या होता है बच्चों, 2 कार्बन्स, एंड ईन्स मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा, यानी अल्कीन फैमिली। सो इट इज गोइंग टू फॉलो द जनरल फार्मूला CnH2n। सो इसके अकॉर्डिंगली फार्मूला बनता है C2H4, है ना भाई। बट दे आर सेइंग यू हैव 2 moles ऑफ इथीन, सो वी नीड टू राइट 2 ओवर हेयर। अब आप टोटल कैलकुलेट कर लो, आपके पास 4 कार्बन अब तक हो चुके हैं और 8 हाइड्रोजन अब तक यूटिलाइज हो चुके हैं। उसके बाद उसने बोला है 1 मोल ऑफ अनदर हाइड्रोकार्बन, यानी कि अब जो कुछ भी बचा है वो आप राइट हैंड साइड पर मजीद बनाकर लिख सकते हो। बच्चों इफ यू हैव 12 कार्बन एंड 4 आर गोइंग टू बी यूटिलाइज, कितने बचे, 8 कार्बन बच रहे हैं आपके पास। देन यू हैव 26 हाइड्रोजन्स, उसमें से आपने 8 ऑलरेडी बना दिए, 2 4 8, तो कितने बचे बच्चों, आई थिंक 18। सो दिस इज अनदर मॉलिक्यूल जो कि इसके साथ बन रहा होगा। तो अगर आप कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम था नहीं ये, ठीक है। क्रैकिंग आपने ओ लेवल्स में भी पढ़ा हुआ है, सेम एज इट इज वही यहाँ पर भी पढ़ा है आपने। Then the ethene can be used in the production of polyethylene, right? This is also the same situation जो कि आप पीछे से पढ़ के आए हैं और हमने अभी क्लासेस में भी पढ़ा है इसको। प्रोडक्शन ऑफ पॉलीइथीन, ठीक है। गिव द नेम ऑफ द प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस पॉलीथीन, अभी मैंने पीछे भी आपको कराया है, सेम वही क्वेश्चन है, आप क्या लिखोगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब कभी भी आप बात करोगे किसकी बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की ही वजह से हमेशा एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है। कौन सी होती है बच्चों, एडिशन पॉलीमराइजेशन। वैसे आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी पढ़ी है पिछले साल, बट वो हमारे सिलेबस में AS में नहीं है, हम A2 में पढ़ते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यानी कि पॉलीएमाइड्स और पॉलीएस्टर्स की जो फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ी थी, नायलॉन पैट वगैरह जो आप लोगों ने पढ़ा था पिछले साल, वो हम दोबारा से A2 में पढ़ें। AS में सिर्फ सिर्फ एडिशन पॉलीमराइजेशन है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से जो होती है। Now, let's back towards this part. Give 2 reasons why polyethylene should be reused, recycled rather than just thrown away. हमें क्या करना चाहिए इसके साथ, हम इसको क्यों रीयूज करें, हम क्यों इसको जो है रिसाइकिल करें, बजाय इसके कि हम उसको फेंक दें। आई टोल्ड यू कि भाई ये जो आपके पास एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब है कि अगर आप इनको फेंक देंगे तो ये कचरा बन जाएंगे, दे कॉज लैंडफिल्स, राइट, बिला वजह की जगह घेरेंगे, ठीक है। सो लैंडफिल्स कॉज करेंगे, तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसको हमें फेंकना नहीं है, हमें जगह बचानी है। तो हम कह सकते हैं टू सेव स्पेस इन लैंडफिल्स, राइट। नंबर 1 रीजन है सेव स्पेस इन लैंडफिल्स। एक रीजन तो यह है कि आप जो है जगह बचाना चाहते हैं, जगह सेव करना चाहते हैं, या कचरा बचाना चाहते हैं, आप ये लिख सकते हैं अवॉइड लिटर, जो कि हमारे कराची वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो यूज टू हैं इस चीज़ के, तो जाहिर सी बात है ये तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए बीइंग अ कराची सिटी ये फायदेमंद होगा। हमें हालांकि सोचना चाहिए इस बारे में, जैसे कि बाकी महज़ब कंट्रीज हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो बड़ा एहतियात करते हैं कचरे को रोड पे फेंकते में, तो हमें भी करना चाहिए डेफिनेटली। देन उसके अलावा क्या प्रॉब्लम है भाई, असल में ये प्रॉब्लम ये है कि ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो इसकी वजह से ये आपके पास ख़त्म तो होगा नहीं, अगर आप इसको फेंक देते हैं। जैसे फॉर सपोज अगर कोई बच्चा
केला खा के उसका छिलका फेंक देता है। तो वो जो केला खा के छिलका फेंक देगा ना भाई, वो जो केले का छिलका होगा दैट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो ऑर्गेनिक चीज डिके हो जाएगी, उसको कोई ना कोई जरासीम खा लेंगे, छोटे छोटे जो आपके पास कीड़े होते हैं वो उसको खा लेंगे, एक वक्त आएगा वो डिके होके खत्म हो जाएगा। राइट। लेकिन ये जो प्लास्टिक्स होती हैं दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसको कोई नहीं खाता भाई, कोई नहीं खाता। राइट। यानी कि कोई जरासीम, कोई कीड़ा, कुछ भी नहीं इसको खा सकता, इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। राइट। तो अगर आप इस फॉर सपोज इस प्लास्टिक को जमीन में दफना देते हैं तो यू विल सी, अगर आप 500 साल बाद भी उसको बाहर निकालोगे तो वो वैसी की वैसी होगी। हाँ, अमेजोन के जंगलात में ये देखा गया है कि ये जो एल्गी होता है ना, ये जो पानी के ऊपर ग्रीन कलर की जो काई आ जाती है, ये कुछ हद तक इसको खत्म करने के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, मतलब बहुत सालों के अंदर तकरीबन 40-50% प्लास्टिक खत्म हुई है। ठीक है, खैर वी डोंट केयर अबाउट दिस। सेकंड वाला लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि यार ये अगर हम फॉर सपोज समंदर में फेंक देते हैं तो समंदर में भी एक्यूमुलेट हो सकता है, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये मछलियों के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है भाई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं टू सेव वाइल्ड लाइफ, और हाँ, टू सेव वाइल्ड लाइफ लिख लेते हैं। ठीक है, ये दो रीजंस मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया। देन दे आर आस्किंग गिव द डिस्प्लेड फॉर्मूला ऑफ द मोनोमर। क्या निकालना है आपने? मोनोमर। मोनोमर निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप रिपीट यूनिट निकालेंगे। रिपीट यूनिट में होते हैं दो कार्बन, फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब देखो मेन चेन है ये, दिस इज अ मेन चेन। आप इस चेन के अंदर से दो कार्बन निकालेंगे। कितने कार्बन निकालेंगे बच्चों? दो। ठीक है ना? लाइक आप ये दो निकाल लें, आप ये दो निकाल लें, आप ये दो निकाल लें, आपकी मर्जी, आप कोई से भी दो कार्बन निकाल लें। ठीक है। तीन रिपीट यूनिट वाली डायग्राम ये एक्चुअली बनी हुई है, आप इसको निकालें। इस तरह से मैंने लिखा सी, सी, ऊपर लगा हुआ है सी, नीचे लगा हुआ है सी, और यहाँ लगा हुआ है दोनों पे हाइड्रोजन। उसने बोला है डिस्प्लेड फॉर्मूला, सो यू नीड टू शो एवरी सिंगल एटम एंड बॉन्ड्स ओवर देयर। तो इसीलिए मुझे चाहिए कि मैं इसको बनाऊं इस तरह से कि ये कार्बन के तीन बॉन्ड्स बने हुए हैं तो तीन हाइड्रोजन अलग अलग लगाऊंगा। ये देखें ये क्या चीज़ है, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री। देखो सी डबल बॉन्ड ओ और दो बार तक ओ अगर बीच में आ जाए, सो द ओनली सिचुएशन टू हैव टू ऑक्सीजन बिटवीन टू कार्बन, तो वो एस्टर होता है। क्या होता है भाई? वो एस्टर। सो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एंड देन सी। राइट। और फिर उसको भी सी एच थ्री लगा हुआ है, तो दिस इज द डिस्प्लेड फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूले का मतलब होता है आपने हर एक बॉन्ड को और हर एक एटम को ऑब्वियस शो करना है। सो दिस इज अ रिपीट यूनिट एंड वी नो दिस कि यार पॉलीमराइजेशन के जो मोनोमर होते हैं वो दरअसल एल्कीन होते हैं, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगना जरूरी है ताकि हम मोनोमर्स को बना सकें। दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द मोनोमर। ठीक है भाई। सेम चीज आप ओ लेवल्स में भी करके आए हो, आपने इसको दूसरी मर्तबा किया है, तो आई एम थिंकिंग कि यार शायद ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा। ठीक है ना भाई? चलें, दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। और आप देखें ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था भाई? 2 and 2 4, 6 and 3 9। ये छोटा क्वेश्चन है तो 9 मार्क्स का है ऑर्गेनिक का। आप देखें मैंने अभी जो आपको पीछे कराया है दैट वाज ऑफ 23 मार्क्स, है ना भाई? और इससे पहले जो कराया वो 24 मार्क्स का था। सो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक कितनी ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप इसको अच्छे से याद नहीं करोगे तो भाई आप लोगों के लिए प्रॉब्लम रहेगी। राइट। हियर वी हैव वन मोर क्वेश्चन जो कि समर 2018 से लिया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर। ठीक है ना? पेपर 2 3 है ये बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप यहाँ देखें। और आपकी जो बुक्स हैं उस बुक में ये 557 पे मौजूद होगा। अगर आपने कॉलेज से बुक रिसीव की है तो उसमें 557 पर ये क्वेश्चन मौजूद होगा। समर 2018 क्वेश्चन नंबर 2 और पेपर 2 वेरिएंट 3। ठीक है ना भाई? तो आ जाइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लेकिन हम जितना यूटिलाइज कर सकते हैं टाइम को बिल्कुल करेंगे। One reason of the for the wide variety of organic compound is isomerism, either structural isomers or stereoisomers. Explain the meaning the term structural isomers. कोई चौथी मर्तबा आ चुका है बच्चों ये सवाल, तो हम लोग दोबारा से उस फॉर्मूले को उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। Molecules with same molecular formula and different structural formulae, राइट। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए भाई, फ्री के नंबर है यार। ये पिछले साल भी आप लोगों को याद कराई गई है स्कूल वालों ने, तो अभी दोबारा आ गई है तो ये तो एटलीस्ट याद कर लो। तुम लोग पेपर में ये भी गलत लिख देते हो। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेरियो आइसोमर्स, अगेन दिस इज द सेम सीन। ये भी तीसरी मर्तबा आ चुकी है आज आज की क्लास में।
Molecules with same molecular formula but different arrangement of atoms. different arrangements of atoms in space भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो साथ में, राइट तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ वो बोला है पेंट वन इन डज नॉट शो स्टेरियो आइसोमर्स, गिव टू रीजन व्हाई पेंट वन इन डज नॉट शो स्टेरियो आइसोमर्स। आपके सामने है, ये सवाल कितनी मर्तबा पूछ लिया गया है, कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो आपको इसको ढूंढ ढूंढ के सवाल करने चाहिए ना। तो स्टेरियो आइसोमर्स शो होने के लिए ऑप्टिकल या का जो है आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने चाहिए। ऑप्टिकल के लिए कायरल सेंटर होना चाहिए, और ज्योमेट्रिकल के लिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलोंग विथ टू डिफरेंट sort of species. So the first reason why they are not supposed to do uh, geometrical isomers because कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसमें दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो कि एक जैसे हैं, राइट। सो आप लिख सकते हैं कार्बन विद डबल बॉन्ड, जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ हैविंग टू सेम एटम्स अटैच्ड टू इट, राइट। ये आप लिख सकते हैं, और ये जो दो एटम्स हैं ये आप लिखना चाहें तो लिख लें, एच है दोनों, ना लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा रीजन, इस इन एक दो तीन चार पांच कार्बन में से कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। कायरल सेंटर का मतलब है कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास चार बॉन्ड्स हों और चार के चार डिफरेंट स्पीशीज से अटैच्ड हों। तो आप लिख सकते हैं नो कायरल सेंटर। आप देख सकते हैं यही सवाल तीसरी मर्तबा आ चुका है। सो आपको इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा होगा, तो आप उसके हिसाब से इसको पढ़ लें भाई, जरूर पढ़ लें, राइट। आगे चलते हैं। आपके पास ये आ गया स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ पेंट वन इन इज यूज टू मोनोमर फॉर्म दिस पॉलीमर, to the repeat unit is given to you and they are asking you to draw the displayed formula of the monomer. डिस्प्लेट फार्मूला बनाना है मोनोमर का, ठीक है, डिस्प्लेट फार्मूला बना देते हैं भाई। आप देखें एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, इसका डिस्प्लेट फार्मूला बनाना है तो यू नीड टू शो एवरी सिंगल बॉन्ड ओवर देयर, एवरी एटम ओवर देयर, इस तरह से। इसके भी बना दीजिए भाई सारे, यू नीड टू शो एवरी सिंगल बॉन्ड एंड एटम, और यहाँ डबल बॉन्ड बना दीजिए। ये हो गया आपके पास क्या बच्चों, मोनोमर। फिर ये पूछ रहा है इसका नाम भी बता दीजिए, तो लॉन्ग चेन के अंदर आ रहे हैं ब्यूट वन इन, ठीक है, और टू मिथाइल है, तो आप लिख सकते हैं दिस इज अ टू मिथाइल ब्यूट वन इन। आप देख सकते हैं ये जो लॉन्ग चेन है आपके पास, वन टू थ्री फोर, लॉन्ग चेन सेलेक्ट किया करें, ऊपर नहीं ले जा सकता था मैं इसको क्योंकि वहाँ तीन कार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन में सेलेक्ट करेंगे, सेकंड पे मिथाइल लगा हुआ है, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इट इज वाइज टू टू मिथाइल ब्यूट वन इन। Then they are asking a structural isomers of pent 1 in show geometrical isomers. Draw the structure of one of two geometrical isomers with the formula C5H10. Give the full name of this. बच्चों मैं आपको ये करा चुका हूँ, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन के अंदर से ब्यूट टू इन इज द वन विच कैन डू ज्योमेट्रिकल आइसोमर सेम एज इट इज पेंट वन इन, और पेंट टू इन में से पेंट टू इन इज द वन विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसका सिस और ट्रांस होता है, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी बना लें। नाम लिख लीजिएगा काइंडली उसका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में डिस्प्लेट बनाना है तो आपकी मर्जी, आप सीधा सीधा बना लें। CH3, यहाँ पर CH2, CH3। तो व्हेन यू आर पुटिंग द सिमिलर स्पीशीज एट द सेम साइड, मतलब अगर वो हॉरिजॉन्टली सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि वो सेस है, और अगर दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक इन डायगोनल तो दे आर गोइंग टू बी कंसीडर एज अ ट्रांस स्ट्रक्चर। तो अभी आप मैंने सिंस बनाया है तो आप यहाँ सिस लिख सकते हैं, सॉरी सिंस बोल रहा हूँ, सिस नाम पूरा लिखेंगे, सिस पैंट टू इन, राइट। दोनों में से कोई सा भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, सिस बनाए ट्रांस बनाए, और यहाँ पर ये सवाल भी खत्म हो गया। सो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने तो सारे सवाल सॉल्व कर लिए हैं ऑर्गेनिक के। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।